Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, इजीवे क्लासेज में अगेन आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास 10th मैथ का चैप्टर 5 स्टार्ट होने वाला है। तो चैप्टर 5 स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जो हमारी हेल्प करेगा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करने में। क्योंकि गाइज आप जानते ही हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो हमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं, क्या क्या इसकी थ्योरी है। तो स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं और शॉर्ट में बोलते हैं एपी। ए से अरिथमेटिक, पी से प्रोग्रेशन। क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट हैव कॉमन डिफरेंस। ये नंबर्स की एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें डिफरेंस जो है, दो नंबरों के बीच का डिस्टेंस, दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो है, अंतर जो है, वो कॉमन होना चाहिए। कॉमन मीन सेम होना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हमने यहाँ पे एपी के। फर्स्ट एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 50। ये जो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी, जो कि आपकी ए से स्टार्ट हुई है, और इसका लास्ट टर्म आपने क्या लिखा है? 50। तो देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है या नहीं है। अगर बीच का डिफरेंस आपका सेम आ गया तो ये एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। तो चेक करते हैं एक बार। 4 से 2 को माइनस करेंगे, यानी कि नेक्स्ट नंबर से प्रीवियस नंबर, पिछले वाली संख्या को आपको माइनस करना है। अगर हर बार ऐसे ही सेम आता चला जाएगा तो ये आपकी एपी प्रूव हो जाएगी। तो 4 में से 2 जाके कितना बचेगा गाइज? 2। 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2। 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2। 10 में से 8 को माइनस किया 2। तो आपने क्या देखा? जितने भी डी आपने निकाले हैं यहाँ पे, वो सब डी की वैल्यू, सभी डी की वैल्यू आपकी 2 आई है, यानी कि सेम आई है। तो डिफरेंस जो है वो क्या हो गया? कॉमन। सबका कॉमन डिफरेंस हो गया। ये कुछ अदर आपके एग्जाम्पल है 100, 90, 80, 70, 0। यहाँ पे गाइज आपका -10 का डिफरेंस है सभी में। थर्ड एग्जाम्पल 4, 8, 12, 16 एंड लास्ट टर्म 48। यहाँ पे आपका गाइज 8 में से 4 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 16 में 12 गया 4। यहाँ आपका 4 का डिफरेंस है। अब समझ लेते हैं कि एपी में ये जो आपका फर्स्ट टर्म है, इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हमने लिखा यहाँ पे वेयर, जहां a इक्वल टू A1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को आप A1 भी बोल सकते हो और A भी बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि ये जो पहला पद है तीनों ही एग्जाम्पल में, इसे आप A भी बोल सकते हो, A1 भी बोल सकते हो। A1A या फिर A1A। इसके बाद हमने कुछ एक एग्जाम्पल लिखा है। इसी फर्स्ट एग्जाम्पल को हमने यहाँ पे लिया है डिटेल में समझने के लिए। 2, 4, 6, 8, 10 और लास्ट टर्म है आपका 50। ये जो पहला पद होगा गाइज, ये क्या हो जाएगा आपका A1। जो सेकंड टर्म होगा, दूसरा पद, वो हो जाएगा A2। जो थर्ड टर्म होगा, तीसरा पद, वो हो जाएगा आपका A3। जो फोर्थ टर्म होगा, चौथा पद, वो हो जाएगा आपका A4। जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा, यानी कि आपका फिफ्थ टर्म, पांचवा पद, वो क्या हो जाएगा आपका A5। और अगर लास्ट का टर्म आपको दिया गया है तो वो लास्ट के टर्म को आप AN बोल सकते हो। यानी कि हमें ये नहीं पता है कि इसमें कितने पद हैं, टोटल कितने टर्म हैं। तो लास्ट का जो भी टर्म होगा उस टर्म को हम मान लेंगे कि मान लिया टोटल टर्म जो है वो n है, ठीक है। तो AN की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? AN की वैल्यू है यहाँ पे 50, या हम कह सकते हैं 50 जो है आपका AN है। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में 0 क्या है आपका AN की वैल्यू। ऐसे ही थर्ड 48 क्या है यहाँ पे? AN की वैल्यू। तो गाइज एग्जाम्पल में देखते हैं एक बार और। ये आपका A1, ये A2, ये A3, ये A4, A5 और ये लास्ट टर्म AN। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल में A1, A2, A3, A4, AN। ये आपका A1, A2, A3, A4, AN। हमने लिख दिया जहां पर n जो है, इस AN में जो n है वो क्या है आपका? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि टोटल कितने टर्म्स है, पदों की संख्या कितनी है, ठीक है। ये हमारी n की जगह मतलब टोटल टर्म्स आते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन डिफरेंस। हमें एपी तो पता चल गया एपी क्या होती है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है और वो कैसे फाइंड किया जाता है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस के ऊपर भी गाइज एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो उन्हें सोल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डी हमें कैसे निकालना है। अब डी गाइज मैंने आपको क्या बताया था, जैसे यही आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो। कोई भी दो टर्म को आप ले लो, उनमें से नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को आप माइनस कर दो। ठीक है, तो 4 में से हम 2 को माइनस कर सकते हैं। 4 किसकी वैल्यू है, a2 की। 2 किसकी वैल्यू है, a1 की। तो d निकालने के लिए मैं क्या किया, a2 माइनस a1 किया। ऐसे ही अब अगर इन दोनों टर्म को ले लें तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे। अब 6 किसकी वैल्यू है, a3 की। ऐसे ही 4 किसकी वैल्यू है, a2 की। तो डी निकालने के लिए हम कोई जरूरी नहीं है कि यही आपको 2 टर्म लेने हैं, आप ये भी 2 टर्म ले सकते हो, आप ये भी 2 टर्म ले सकते हो, आप ये भी 2 टर्म ले सकते हो। अगर कोई नेक्स्ट टर्म और है तो आप नेक्स्ट टर्म और इस वाले टर्म को भी ले सकते हो। ठीक है, तो डी आप किन्हीं भी 2 लगातार टर्म को लेकर उनसे आप डी जो है कॉमन डिफरेंस जो है यानी कि सारवंतर जो है वो आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो मैंने लिखा डी इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 में से a1 माइनस कर देंगे डी आ जाएगा। a3 माइनस a2 कर देंगे तो भी डी आ जाएगा। a4 माइनस a3 कर देंगे तो भी आपका डी आ जाएगा। a5 माइनस a4 कर देंगे तो भी आपका डी आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह ये प्रोसेस जो है वो आगे चलता चला जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यही एग्जाम्पल ले लिया हमने 2, 4, 6, 8, 10 और लास्ट टर्म में आपका an की वैल्यू यानी कि 50। क्या फाइंड करना है आपको, डी फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप ये जो d1, d2, d3, d4 है, ठीक है, पहले आप d1 फाइंड कर रहे हो। d1 जो है वो किसकी वैल्यू है, d1 को आप d भी मान सकते हो। ठीक है, यानी कि d इक्वल टू d1 इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 की जगह a2 की वैल्यू रखो, कितनी है 4। a1 की जगह a1 की वैल्यू रखो, a1 कितना आपका 2। 4 में से 2 जाके आंसर कितना है 2, निकल गया आपका d। इसे आप d कह लो या फिर आप d1 कह लो। ऐसे ही नेक्स्ट 2 टर्म्स लेंगे, 6 एंड 4 को लेंगे। 6 क्या है, a3, 4 क्या है, a2। तो a3 माइनस a2 कर देंगे, इसे हम d2 मान लेते हैं। d2 इक्वल टू a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू रखेंगे 6, a2 की वैल्यू रखेंगे 4, बीच में क्या आपका माइनस करके आपका वैल्यू क्या आई 2। d3 निकालना चाहो d3 निकाल लो आप। d3 निकालने के लिए आपने इन दोनों में से d1 निकाल लिया, फिर इन दो से आपने क्या निकाल लिया, d2। अब इन दोनों में से आप क्या निकाल लोगे, d3। तो d3 a4 माइनस a3। a4 की वैल्यू लिखी हमने 8, a3 की वैल्यू लिखी, बीच में क्या था आपका माइनस, 8 में 6 जाके आपका 2 आ गया, सेम आ गया। फिर से d4 निकाल लेंगे। d4 निकालने के लिए a5 में से a4 को माइनस कर देंगे, a5 माइनस a4। a5 की वैल्यू 10, a4 की वैल्यू 8, 10 में से 8 जाके आपका क्या बचा 2। तो आपने क्या देखा कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जो एपी है वो सही एपी है, राइट एपी है। इन d1, d2, d3, d4 इन सब को आप गाइज डी भी मान सकते हो, क्योंकि है तो ये सब के सब सेम ही। ओके गाइज, समझ में आया आपको यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब गाइज हमने कॉमन डिफरेंस तो समझ लिया कि डी को कैसे फाइंड करना है किसी एपी से। अब एग्जाम्पल 2 लेते हैं गाइज। जब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 6 डैश 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 फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो गाइज ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं या आपके एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब आपको 2, 3, 4, 5 कुछ टर्म्स दे दे जाएंगे। आपको 2 टर्म्स दे दे जाएं, 3 टर्म्स दे दे जाएं, 4 टर्म्स दे दे जाएं, और आपसे नेक्स्ट टर्म्स निकालने के लिए बोला जाए कि भाई 2 टर्म्स नेक्स्ट 2 टर्म्स निकाल के दिखाओ या फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो इसके गाइस 2 फॉर्मूले हैं, 2 तरीके हैं, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। मैं आपको दोनों ही मेथड समझाऊंगा, तो समझ लेते हैं फर्स्ट मेथड को। सबसे पहले में डी की जरूरत पड़ेगी। अब आपको पता है कि a1 a2 क्या होते हैं, a3 a4 क्या होते हैं। जो फर्स्ट टर्म है वो आपका a1, तो a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 कितना है आपके पास 6। जब आपके पास a1 और a2 है तो आप d को फाइंड कर सकते हो। कैसे, d इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 में से a1 को माइनस करोगे, a2 की वैल्यू आपकी 6, a1 की वैल्यू है 3,
माइनस कर देंगे, डी क्या आ गया आपका 3। अब जब आपके पास A1 हो और D हो, नेक्स्ट टर्म्स निकालने के लिए गाइज आपके पास दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो आपके पास A, जिसे कि हम A1 भी बोलते हैं, वो होना चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए आपके पास D। दोनों चीज़ हमारे पास आ गई है, तो हमें A2 तक तो है हमारे पास। तो नेक्स्ट टर्म कौन सा बनेगा अब? A3। A3 निकालने के लिए आप लिख सकते हो A2 प्लस D, यानी कि जो आपका A2 टर्म था, अगर इसमें आप डिफरेंस को जोड़ दो तो नेक्स्ट टर्म नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी हमारी 6, D को प्लस करना यानी कि 3 को प्लस करना 6 में, नेक्स्ट टर्म के क्या आ गया आपका 9। अब आपको A4 निकालना है, तो A4 निकाल लोगे जब आप, तो आपके पास थर्ड टर्म तो पहले ही आ गया। थर्ड टर्म में D को फिर से प्लस कर दो, A3 आपका 9, D कितना आपका 3, 9 और 3 प्लस करके 12। ऐसे ही A5 निकाल लोगे। A5 निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? A4 और D की। तो A4 प्लस D, A4 आपने अभी फाइंड किया था 12, D आपका कितना है 3, फिर से प्लस कर देंगे, कितना आ गया 15। तो A3 आया आपका 9, A4 आया 12 और A5 आया आपका 15। इस तरीके से निकाल लिया आपने। अब सेकंड मेथड समझते हैं। और कौन सा मेथड है? अगर आपके पास A और D की वैल्यू है तो नेक्स्ट 3 या 4 टर्म्स आप कैसे फाइंड करोगे? तो गाइज हमारे पास A यानी कि A1 है, हमें A2 निकालना है। तो A2 निकालने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो A1 प्लस D, जिससे कि हम A1 को A भी बोल सकते हैं, तो A प्लस D भी लिख सकते हैं। A की वैल्यू कितनी है 4, D की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो 5 और 4 9 आ गई आपकी A2 की वैल्यू। कब आई? जब आपको किसी क्वेश्चन में केवल एक ही वैल्यू दी गई हो, सेकंड टर्म भी आपको ना दिया गया हो और उसकी जगह आपको D दिया गया हो। तो गाइज अगर आपको A दिया हो या और D की वैल्यू दी हो, तो आप A2, A3, A4 इससे आगे के भी और भी टर्म्स आप फाइंड कर सकते हो। तो अब A3 फाइंड करेंगे। A3 फाइंड करने के लिए A प्लस 2D का यूज करेंगे, यानी कि A की वैल्यू में डिफरेंस का डबल अगर प्लस कर दें। A की वैल्यू आपकी 4, प्लस का मार्क लगाया आपने, 2 की जगह 2, बीच में कोई मार्क नहीं है, मल्टीप्लाई लग जाता है। D की वैल्यू कितनी है 5। अब पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर उसके बाद प्लस करते हैं, यही तो होता है बोर्ड मास का रूल। तो 5 2 जा 10, 10 में क्या प्लस करना है 4, कितना आ गया आंसर 14। A4 फाइंड करोगे। A4 के लिए आपको जैसे ही आप टर्म बढ़ाते चले जाओगे, यहाँ पे D की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अगर A3 निकालना तो 2D, A4 है तो 3D, A5 है तो 4D, A6 है तो 5D हो जाएगा आपका, ठीक है। D आपका बढ़ता चला जाएगा। तो A4 इक्वल टू A प्लस 3D। A की वैल्यू रखेंगे, प्लस का साइन, 3 का 3, बीच में कोई मार्क नहीं है, मल्टीप्लाई। D की वैल्यू 5, 5 3 जा 15, 15 और 4 कितना आ गया आपका 19। तो गाइज इसी को हम जनरल फॉर्म कहते हैं कि भाई अगर A2 निकालना हो, A तो A है ही, अगर A2 निकालना है तो A प्लस D, A3 निकालना है तो A प्लस 2D, A4 निकालना है तो A प्लस 3D। तो यहाँ से आपकी जनरल फॉर्म बन जाएगी जनरल फॉर्म एन ए पी। फर्स्ट टर्म आपका A, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, इसके बाद A4 A प्लस 3D, अगर A5 भी निकालना हो तो A प्लस 4D हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं गाइज जनरल फॉर्म को देखने के लिए नेक्स्ट पेज पर। तो गाइज जनरल फॉर्म एन ए पी, फर्स्ट टर्म आपका A हो जाएगा, A में आप D को प्लस कर दोगे, आपका सेकंड टर्म आ जाएगा यानी कि A2। तो लिख सकते हैं हम A, सेकंड टर्म को लिख सकते हैं A प्लस D, A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D, A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D, अगर A5 भी है तो A प्लस 4D एंड सो ऑन, ये आपका चलता चला जाएगा। अब गाइज पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एपी। एपी तो हमने डिटेल में पढ़ लिया कि एपी क्या होता है, कौन कौन से उसमें टर्म्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज उसमें फाइंड करने के लिए आती है। अब टाइप्स ऑफ एपी में फर्स्ट टाइप आपका फाइनाइट एपी, सेकंड टाइप आपका इनफाइनाइट एपी। समझते हैं फाइनाइट एपी क्या होती है। फाइनाइट एपी मीन्स निश्चित अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, निश्चित समांतर श्रेणी। पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। एन ए पी दैट हैव लिमिटेड टर्म्स इज नोन एज फाइनाइट एपी। एक ऐसी एपी, एक ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें टर्म्स जो हैं वो लिमिटेड हों, यानी कि टर्म्स जो हैं वो काउंटिंग नंबर में हो, जिन्हें आप काउंट कर सकते हो कि नंबर
कि भाई टोटल इतने टर्म्स है, टोटल 10 टर्म्स हैं, टोटल 20 हैं, टोटल टर्म्स 29 है, मतलब आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिया जाएगा कि इतने टोटल टर्म है, तो वो आपकी एपी फाइनाइट एपी हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कोई एपी ली 3, 6, 9, 12, लास्ट टर्म आपका 24। जब आपको लास्ट टर्म आपका 24 दे दिया, इसका मतलब ये एपी जो है वो 24 से आगे नहीं है। अब जब ये 24 से आगे नहीं है तो ये क्या होगी, आपकी लिमिटेड टर्म्स में होगी। भाई लिमिटेड टर्म्स में हो गई। अगर ये अनलिमिटेड होती तो इसका मतलब ये आगे वो भी कंटिन्यूस फॉर्म में रहती, चलती रहती। तो अगर आपको लास्ट नंबर दे दिया जाए किसी एपी में, लास्ट का नंबर अगर आपके पास हो तो वो आपकी हो जाएगी फाइनाइट एपी। अब समझते हैं इनफाइनाइट एपी। एन एपी दैट हैव अनलिमिटेड टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। अपोजिट है दोनों एक दूसरे की। एक ऐसी एपी जिसमें टर्म्स जो है वो अनलिमिटेड हो, यानी कि एंडिंग ही ना हो, कहीं पर भी खत्म ना हो, वो आपकी एपी इनफाइनाइट एपी कहलाएगी। अब इसकी पहचान कैसे होगी, एक एग्जांपल से। 4, 6, 8, 10 आगे के टर्म्स जो हैं वो नहीं दिए गए हैं और हमें लास्ट टर्म भी नहीं बताया गया कि लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है। ठीक है गाइज, तो ये जो एपी है आपकी ये कंटिन्यूस फॉर्म में है, हमें पता नहीं है कि ये कितने पदों तक आगे बढ़ती चली जाएगी, तो इसलिए इस एपी को क्या बोल लेंगे, इनफाइनाइट एपी। अब गाइज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, पदों की कुल संख्या। अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए, हमें कुछ चीजें दे दी जाए, ए दे दिया जाए या फिर एन दे दिया जाए, नहीं ए दे दिया जाए या डी दे दिया जाए, मतलब कोई भी आपको एपी दे दी जाए, तो वहां से आपको पदों की कुल संख्या कैसे फाइंड करोगे, तो समझते हैं इसे। तो गाइज अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हो या फिर आपको ये कह दिया जाए कि फाइंड द nth टर्म, nth टर्म का मतलब होता है गाइज यहाँ पे सपोज करो किसी एपी में n टर्म है, टोटल टर्म जो है उन्हें हमने n मान लिया, तो nth टर्म की जो वैल्यू होगी यानी कि 90 nवे पद का जो मान होगा उसे हम क्या बोल लेंगे, nth टर्म बोल लेंगे। इसका फॉर्मूला है गाइज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ए एन क्या है, एनवे टर्म की, एनवे पद का मान यानी कि एनवे टर्म की वैल्यू, जो आपका nth टर्म है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ए आपका एपी में दिया जाएगा, एन हमें यहाँ से निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म बताने हैं, और डी जो है वो डी भी आप फाइंड कर लोगे। तो मैंने यहाँ पे सारी चीजों को लिखा है, किस किस चीज को हम क्या क्या बोलते हैं। वेयर ए एन क्या है, आपकी वैल्यू ऑफ nth टर्म, एनवे पद का मान, इसे हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं यानी कि अंतिम पद भी बोलते हैं। ए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, पहला पद। एन क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों की संख्या। डी क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस, जिसे कि हम सार्वंतर बोलते हैं। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपको एक एपी दे दी जाए 4, 10, 16, 22 और ये कहा जाए कि फाइंड A10 का मतलब आपको 10th टर्म की वैल्यू बतानी है कि 10वें पद का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें जो चीज गिवन है उन्हें लिख लेंगे। हमें पहला पद दिया गया है फर्स्ट टर्म, जिसे हम ए बोलते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 4। डी निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस, कैसे, A2 माइनस A1 करके। A2 की वैल्यू 10, A1 की वैल्यू 4, माइनस कर दिया आपने, डी आ गया आपका 6। अब आपको क्या फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मतलब हमें 10वां पद निकालना है, तो अब इस पद को हम लिख सकते हैं A10। ए की वैल्यू की जगह ए की वैल्यू रख दो 4। एन का मतलब यहाँ पे जो टर्म, कौन सा टर्म निकालना है, 10 टर्म निकाल 10 टर्म की आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब उस एपी में टोटल कितने टर्म है 10, तो एन की जगह 10 ले लेंगे, माइनस 1 हो जाएगा। डी की वैल्यू आपने पहले ही फाइंड कर ली थी 6, अब सोल्व कर लेंगे, से कैलकुलेट कर लेंगे, 4 का 4, 10 में से बन जाएगा 9, 9 की इंटू में कितना है 6, तो A10 इक्वल टू 4 प्लस 6 9 जा 54
तो a tan की वैल्यू आपकी आ गई 54 एंड 4 58। इस तरीके से आपसे अगर कोई भी टर्म, किसी भी टर्म की वैल्यू निकलवाई जाए, 11th टर्म की, 20th टर्म की, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और अगर आपको इस फॉर्मूले से n निकलवाया जाएगा तो आपको लास्ट टर्म भी गाइज दिया जाएगा, यानी कि an की वैल्यू दी जाएगी। तो an की वैल्यू इधर आ जाएगी, फिर हम यहाँ से n की वैल्यू को क्या कर दोगे, फाइंड कर देंगे। अब समझते हैं, आगे चलते हैं गाइज कि और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो गाइज इस चैप्टर में अब हमारे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिनमें हमें सम निकालना होता है कुछ टर्म्स का। तो फिफ्थ टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। एपी के पहले n पदों का योग। n की जगह वो आपको कोई भी नंबर बोल सकता है कि भाई पहले 11 टर्म्स का, फर्स्ट 11 टर्म्स का सम बताइए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 23, 24, या फिर मतलब कोई भी नंबर वो आपको दे सकता है। तो वहां पर आप किस फॉर्मूले का यूज करोगे, वहां पर आप फॉर्मूला लगाओगे एस का मतलब सम इक्वल टू n/2, बिग ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n-1 इंटू डी, बिग ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा, क्लोज। तो ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करके हमें सम निकालना है। ठीक है गाइज, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपको कोई एपी दी गई 4, 10, 16, 22। अब आपको ये कहा जाए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। पहले 12 टर्म्स का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो n तो उसने खुद ही दे दिए हैं कि टोटल कितने टर्म्स है, टोटल टर्म्स, यानी कि वो 12 का निकाल रहा है, सम निकलवा रहा है आपसे। तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 12। a आपको पता है जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा a होता है। d फाइंड कर लेंगे क्योंकि d के हमें फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी। हमें a की जरूरत है, 9 की जरूरत है और d की। जैसे ही आपके पास ये तीनों वैल्यू आ जाती हैं आप सम निकाल दोगे। तो d निकालेंगे a2 माइनस a1 करके। a2 है आपका 10, a1 है आपका 4, माइनस कर देंगे क्या है आपका 6। ये प्रीवियस एग्जाम्पल ही गाइज हमने लिया है, लेकिन उसमें हमने a10 की वैल्यू निकाल ली थी, यानी कि 10वें पद की वैल्यू निकाल ली थी। यहाँ पे हमें 12 टर्म्स का, पहले 12 टर्म्स का सम निकालना है। तो निकालते हैं सम। s इक्वल टू n कितना है गाइज 12, नीचे कितना है आपका डिवाइड में 2 और a के बीच कोई भी मार्क नहीं है। जब कोई मार्क नहीं होता है तो मल्टीप्लाई लग जाता है। a 4 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1, d कितना है आपका गाइज 6। तो गाइज s इक्वल टू 2 से आपका 12 जो है वो 6 जा कट जाएगा, तो 6 जा आपने से कट कर दिया। 4 और 2 की इंटू करेंगे 8 प्लस का साइन, 12 में से 1 जाएगा 11 और 11 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 6 से। 11 6 जा 66। s इक्वल टू ये 6 तो है ही। अब जो ब्रैकेट से बाहर नंबर आएगा वो किस में आएगा, इनटू में, यानी कि मल्टीप्लाई में। तो 66 एंड 8 कितने हो जाएंगे गाइस 74। क्या करनी है इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 4 जा 24, कैरी गया 2, 6 7 जा 42 और 2 44। ठीक है गाइज, तो पहले फर्स्ट 12 टर्म्स का सम कितना आ गया आपका 444। ये आपका क्या आ गया आंसर। तो इस फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें गाइज एक और फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ पे गाइज आपके पास लास्ट टर्म नहीं था। अगर आपके पास लास्ट टर्म भी दे दें, इसी एपी में, इसी टाइप की एपी में अगर आपको लास्ट टर्म भी दे दिया जाए तो वहां पे एक छोटा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। s इक्वल टू n/2 a प्लस l। वैल्यू आपके पास है ही भाई, a कितना है आपके पास 4। सेम एग्जाम्पल है तो d आप इधर से ले सकते हो। d कितना आया था हमारा 6। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट टर्म है इसे हम an भी बोलते हैं, लेकिन an तो हमारे फॉर्मूले में है नहीं। तो an मैंने आपको पिछले पेज पे बताया था, प्रीवियस पेज पे, कि लास्ट के टर्म को l भी मान सकते हैं। अंतिम पद लास्ट टर्म को l भी बोल सकते हैं। तो l कितना है आपका 58।
तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे आप S इक्वल टू n/2 a प्लस एल। S का मतलब सम, n कितना है 12 टर्म है भाई, 12 टर्म ही तो दिए गए आपको, n हो गया 12, 12/2 a की वैल्यू 4, l कितना है आपका 58। गाइज ये जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में 58 निकाली थी वो किसकी वैल्यू थी, a10 की वैल्यू। तो a10 का मतलब यानी कि a9 के प्लेस पे आपका a10 लिख सकते हो आप, और a10 यहाँ पे जब आपने a10 की वैल्यू 58 निकाली है तो टोटल टर्म्स कितने हो गए आपके 10। तो अब आप स्टार्टिंग के आपने 12 टर्म्स का सम तो इधर निकाल दिया 444। अब अगर आप 10 टर्म्स का सम निकालना चाहो और आपके पास लास्ट टर्म भी हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, S इक्वल टू n/2 a प्लस एल। n क्या है आपका यहाँ पे 12, n 12 नहीं है गाइज, हमारा यहाँ पे क्या है 10। n की वैल्यू हमारी 10 है तो हमने यहाँ n की वैल्यू कितनी लिख दी 10, अपॉन में कितना आ गया आपका 2। इसके बाद a की वैल्यू आपकी 4, l की वैल्यू कितनी है आपकी 58। 2 से 10 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, तो 5 आया, और ब्रैकेट के अंदर जो आपके नंबर हैं वे प्लस होकर बाहर जो है वो बाहर जो भी नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो 58 और 4 आपका कितना हो जाएगा 62। सम निकाल देंगे, 5 2 जा 10 की 0 कैरी 1, 5 6 जा 31, 310। तो गाइज इसी एग्जाम्पल में जब आपके पास लास्ट टर्म नहीं था तो आपसे फर्स्ट 12 टर्म्स का सम निकलवाया था, तो आपने इस फॉर्मूले से निकाल दिया क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म नहीं था। अगर इस फॉर्मूले से आप 12 टर्म का, अगर यहाँ पे आपको 58 दे दिया जाए, लास्ट टर्म भी दे दिया जाए और आपको सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। आंसर आपका सेम आ जाएगा 444। लेकिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पे आपका जो लास्ट टर्म है वो a10 की वैल्यू है 58। ठीक है गाइज, तो हमने यहाँ पे 10 टर्म्स का सम निकाला है जो कि आपका कितना है 310। तो गाइज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। गाइज अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को दूर कर पाऊँ और आपको और अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। तो गाइज अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 5 को हम जल्दी ही, बहुत जल्दी 1 वीक के अंदर ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।